बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारे पास मल्टीपल अलील। बच्चे, आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि मल्टीपल अलील होती क्या हैं और इनका बॉडी के अंदर क्या करैक्टर या इनका क्या फंक्शन होता है। बच्चे, सबसे पहले हम अलील को डिफ़ाइन करेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कि जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको हम नाम देते हैं अलील का। अब बच्चे, इसके साथ वर्ड लगा है मल्टीपल अलील, कि बहुत ज़्यादा अलील होंगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, नॉर्मली आपने इससे पहले जितने भी करैक्टरिस्टिक पढ़े हैं आपने नॉर्मली दो अलील का जिक्र किया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई एक जीन है, इसके ऊपर आई ए इस तरह स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अलील है। बच्चे, अगर ये अलील दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको हम नाम देंगे मल्टीपल अलील का। दो से ज़्यादा हो के कितनी हो जाए बच्चे? कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 300। तो 3 से लेके 300 तक अगर अलील हो जाती हैं एक ही जीन्स की, तो उसे बच्चे हम नाम देंगे मल्टीपल अलील का। बच्चे, इसमें हम देखेंगे कि आया है क्या ये प्रोसेस। तो बच्चे, मिसाल के तौर पर आपके पास जीन आई है, ये हम ब्लड ग्रुप को फाइंड करने के लिए या ब्लड ग्रुप को जिस जीन से इंडिकेट करते हैं उसे हम नाम देते हैं जीन आई। बच्चे, उसमें आपने ये देखा था कि एंटीजीन ए मौजूद है, यानी कि अलील ए मौजूद है, बी मौजूद है और इसके अलावा हमारे पास थर्ड कंडीशन भी मौजूद है। तो बच्चे, ये देखें कि एक जीन को कितने अलील रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 अलील रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी को हम नाम देते हैं मल्टीपल अलील का। और ये बच्चे तीनों के तीनों अलील डिफर इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि इनके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या होता है? चेंज होता है तीनों का तीनों का। जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज है तो इसका फंक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो चेंज होता क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन किससे है? न्यूक्लियोटाइड से है। बच्चे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज है तो मतलब क्या है कि म्यूटेशन आई थी। ठीक है, म्यूटेशन आने की वजह से न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। आगे उसके करैक्टरिस्टिक है वो भी क्या हो गए? चेंज हो गए। बच्चे, मल्टीपल अलील को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, उसे हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये जिसको हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बच्चे, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, सबसे पहले हम इसकी फिनोटाइप की बात करेंगे। बच्चे, फिनोटाइप क्या होती है? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल और सेल इज कॉल्ड फिनोटाइप, कि वो खुसूसियात जो हमें नज़र आती हैं उसे हम नाम देते हैं फिनोटाइप का। अब बच्चे, हमने बात की थी कि RBCs रेड ब्लड सेल्स, इसके ऊपर क्या मौजूद होती है? एंटीजिन मौजूद होती है। बच्ची, एंटीजिन बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और जब वर्ड मैंने यूज़ किया ग्लाइकोप्रोटीन तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलके बना है, इसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब बच्ची, ये देखें कि RBCs हैं, अगर RBCs के ऊपर एंटीजिन ए मौजूद है, एंटीजिन ए मौजूद है, तो हम कहेंगे इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसी तरह अगर उस इंडिविजुअल की RBCs के ऊपर एंटीजिन बी मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर बच्चे हम कह देते हैं कि किसी इंडिविजुअल के RBCs हैं, उसके ऊपर एंटीजिन ए भी मौजूद है, एंटीजिन बी भी मौजूद है, तो हम कहेंगे इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? AB होगा। समझ आ गई यहाँ तक? इसके अलावा ऐसे RBCs जिनके ऊपर कोई भी एंटीजिन मौजूद नहीं होगी बच्चे, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? O होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चे, अब ये देखें कि फिनोटाइप द फिजिकल अपीयरेंस,
हमें पता चल जाएगा कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, जिसके ऊपर एंटीजन हमने देखे आरबीसीज के ऊपर। अब जिस इंडिविजुअल के आरबीसीज के ऊपर हम एंटीजन बी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों एंटीजन्स मौजूद है तो हम कहेंगे इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो ये बच्चे थी फिजिकल अपीयरेंस या फिनोटाइप के हवाले से। अब हम ये बात करेंगे कि इस फिनोटाइप को डिटरमिन करने के लिए जीन है वो कौन कौन सी इन्वॉल्व है। तो मतलब हम इसके जीनोटाइप की बात करेंगे कि किस तरह जीन एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बच्चे आपने पढ़ा था कि एक आई हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप जीन्स को या ब्लड ग्रुप जीन्स को इंडिकेट करती हैं। और बच्चे ये जो आई जीन्स मौजूद होती हैं ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होती है। इंडिविजुअल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 9 क्रोमोसोम के ऊपर ये क्या है कि जीन्स मौजूद होंगी। बच्चे अगर मैं कह देता हूँ कि आई जीन के ऊपर ये 2 अलील मौजूद हैं, आई ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, यहाँ हम लिख लेते हैं एंटीजिन, ठीक है। तो बच्चे इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। समझ आ गई। अगर जीन्स के ऊपर अलील ए मौजूद है या हम कह लेंगे एंटीजन ए मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इसी तरह हम कह देते हैं कि अगर एंटीजन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और अगर हम कह देते हैं कि एंटी आई के ऊपर ए भी मौजूद है, आई के ऊपर बी भी मौजूद है, तो मतलब एंटीजन ए भी मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। बच्चे लास्ट हमारे पास कंडीशन है स्मॉल आई, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। एक कंडीशन में बच्चे आपको और बता देता हूं। तो ये तो हमने यानी कि टोटल होमोजाइगस कंडीशन देख ली है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि एक जीन के ऊपर अलील ए मौजूद है और दूसरे इंडिविजुअल का स्मॉल आई यानी कि इसके ऊपर कोई भी अलील मौजूद नहीं है, तो बच्चे इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए हमारे पास डोमिनेंट कंडीशन है जबकि ये स्मॉल आई हमारे पास रिसेसिव कंडीशन है। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास आई जीन है उसके ऊपर एंटीजन बी मौजूद है और दूसरी जीन्स के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो यहाँ क्या है कि बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा बच्चे ये हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह यहाँ देखें कि आई ए आई बी, तो बच्चे यहाँ देखें दोनों ने खुद को एक्सप्रेस किया है, अलील ए ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है, अलील बी ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है। तो बच्चे जब ये दोनों एक्सप्रेस करते हैं तो इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। अब बच्चे लास्ट कंडीशन में हमने कहा कि एंटीजिन्स मौजूद नहीं है अलील के ऊपर, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गंजे होते हैं। मतलब क्या है कि इसके ऊपर ये देखें ए मौजूद है, बी मौजूद है, तो इनके ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस तरह भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो बच्चे इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अच्छा बच्चे आगे हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या होती है, ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप एंटीबॉडी को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी एक्चुअली होती क्या है। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताऊँगा। बच्चे हम बात करते हैं फीटस की। फीटस क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर जिस इंडिविजुअल की डिवेलपमेंट या जो जाइगोट डिवेल्प हो रहा होता है, तो बच्चे जब उसकी एज यानी कि तकरीबन 3 मंथ हो जाती है तो उसे हम नाम देते हैं फीटस का। बच्चे कहा यह जाता है कि जो एक फीटस होता है उसकी जो एज 3 मंथ होती है उसके अंदर एंटीजन प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, एंटीजन प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो ब्लड ग्रुप है ये वो फाइंड हो चुका होता है, कि पता चल जाता है कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ये होगा। अब बच्चे आपने गौर करना है कि ये एंटीजन
जो ब्लड ग्रुप डिटरमिन करती है वो थ्रू आउट द लाइफ वही रहता है। तो मतलब 3 माह की एज में, जो फीटस की एज 3 मंथ है, उस वक्त जो ब्लड ग्रुप फाइंड हो जाता है वही ब्लड ग्रुप क्या होता है, उस इंडिविजुअल का सारी ज़िंदगी वही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीजन खुद को थ्रू आउट द लाइफ खुद को सर्वाइव करती हैं या खुद के सर्वाइवल को बरकरार रखती हैं। इसके बाद बच्चे मैंने बात करनी है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी की। बच्चे एंटीबॉडी के बारे में ये कहा जाता है कि ये सोल्जर होते हैं। सोल्जर हम कहते हैं सिपाही होते हैं, या हम कह लें कि गार्ड होते हैं। ठीक है, अब गार्ड क्या है कि हमारे घरों की हिफाजत करते हैं। अगर गार्ड अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो हिफाजत नहीं करेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी का जो सोल्जर है या गार्ड है वो अच्छा नहीं है, तो मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर हैं वो डिवेल्प हो सकते हैं। तो एंटीबॉडी के बारे में ये कहा जाता है कि ये सोल्जर हैं। बच्चे अब हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एंटीबॉडी का क्या रोल है। बच्चे मैं यहाँ ब्लड ग्रुप लिख लेता हूँ, ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। बच्चे यहाँ देखें कि अगर एंटीजन ए मौजूद है, आपने कहा था ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या है, ए मौजूद है। बच्चे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी होगी, बी है तो ए होगी। एंटीजन ए बी है तो कोई भी, तो हम कहेंगे एंटीबॉडी क्या होंगी, एब्सेंट होती हैं। वो मैं बताता हूँ कि ये क्यों होता है। और अगर तो ओ है तो बोथ एंटीबॉडी मौजूद होंगी, ए बी और बी बी। अब बच्चे इसका फंक्शन क्या होता है। बच्चे अगर मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि ये देखें एक हमारे पास एंटीजन ए है, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ ये एंटीजन ए है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ए आ जाएगी, मैं कह देता हूँ ये एंटीबॉडी क्या है, ए है, तो बच्चे ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेती हैं, क्लम्प बना लेती हैं। क्लम्प किसे कहते हैं बच्चे, बॉन्डिंग को कहते हैं, मिलने को कहते हैं, लोथड़े को कहते हैं। बायोलॉजी टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि बायोलॉजी टर्म्स के अंदर इसका मतलब क्या होता है, बच्चे इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन यानी कि लोथड़ा बना देना या कोई क्लम्प बना देना या लार्ज स्ट्रक्चर बना देना। अब बच्चे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जैसे ही कैपिलरीज के अंदर ये क्लोट बन जाएगा तो बच्चे क्या करेगा, ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। अगर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है या वेसल्स के अंदर क्लोट बन जाता है और ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का, तो उससे बच्चे बहुत से डिसऑर्डर है वो डिवेल्प हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाएगा। इसके अलावा हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन हैमरेज के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लड जो होता है उसका कांस्टेंट या हम कह लें कि एक रेगुलर फ्लो होना ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाएगा तो बच्चे इसकी जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमेशा क्लॉट उस वक्त बनेगा जब उसके जैसा ही कोई एंटीबॉडी है उसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर एंटीजन ए है और सामने एंटीबॉडी बी होगा तो फिर ये क्लम्प या एग्लूटिनेशन नहीं डेवलप करेगा। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर या जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चे यहाँ एक टर्म मैं एक्सप्लेन करूँगा, एंटी सीरम, कि ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये एक्चुअली होती कहाँ है। बच्चे एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, सीरम का वर्ड आपने पहले सुना होगा। बच्चे हमारे पास क्या होता है, ब्लड। अगर मैं ब्लड की कंपोजिशन की बात करूं तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक बच्चे होता है ब्लड सेल और दूसरा हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ये क्या होता है, प्लाज्मा। अगर बच्चे मैं ब्लड के अंदर से सेल को निकाल देता हूँ तो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसको मैं नाम दूंगा सीरम। तो ये जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ मौजूद होती हैं, सीरम के अंदर मौजूद होती हैं। कहाँ मौजूद होती हैं, सीरम के अंदर मौजूद होती हैं। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी बी होगी। ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी ए होगी। तो इसी तरह हम बात करते हैं।
बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, कि ब्लड की जो मुंतकली होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो किस तरह होती है। बच्चे 4 किस्म के ब्लड ग्रुप है। एक बच्चे हमारे पास ए है, एक बी है, एक ओ है, एक ए बी है। बच्चे ए बी के बारे में ये कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, कि ये सारे ब्लड ग्रुप है इसको लग जाते हैं, ये किसी को नहीं लगता, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास ओ है, ये बच्चे यूनिवर्सल डोनर है। आगे चल के हम पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, वो ऑन दी बेसिस ऑफ RH फैक्टर हम बात करेंगे, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि आया ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किस तरह होती है। तो इससे रिलेटेड एक मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा कि ट्रांसफ्यूजन किस तरह होती है। अच्छा बच्चे यहाँ देखें कि ए बी है, इसको ये देखें कि बी लग रहा है, इसको कौन सा लग रहा है, ए बी लग रहा है। और ऊपर देखें ओ है, ये बच्चे बी को भी लग जाएगा, ये ए को भी लग जाएगा और ये ए बी को भी लग जाएगा। तो यहाँ आपने याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, और ए बी है ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपने करना है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।